हेलो एवरीवन, कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। आज वाले सेशन में अपन बहुत ही खास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक आपके सामने दिख भी रहा होगा। दिल्ली पुलिस का जो ST22 है, अपने जो ऑफलाइन ST होती है उसी के जो 22 नंबर की जो ST है उसका एनालिसिस करेंगे आज, है ना, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आपको मॉक से गुजरना पड़ता है और मॉक ऐसा होना चाहिए कि जो एग्जाम में आता है। और उनपे स्कोर कैसे बूस्ट किया जाता है वो आज मैं बताऊंगा उस पर कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो किसी भी चीज का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना चाहिए क्योंकि जो क्वेश्चन आज अपन ने इस मॉक में गलत हो गए वो अगले वाले मॉक में नहीं होने चाहिए। यही आपकी एनालिसिस की स्ट्रेटजी है अच्छी। तो देखिए, सिलेक्शन लेने वाले में बंदे में और सिलेक्शन से कुछ नंबर से रह जाने वाले बंदे में केवल यही अंतर होता है कि वो मॉक में बेस्ट अप्रोच नहीं लगा पाता, परीक्षा हॉल में जाने के बाद पेपर में बेस्ट अपनी थिंक नहीं कर पाता, क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता उसको। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि पेपर देने में सबसे पहले कौन से पोर्शन को या कौन से भाग को सबसे पहले किया जाना चाहिए। तो मैं एक सिलेक्टेड स्टूडेंट होने के नाते आपको यह बताता हूं कि जो रीजनिंग वाला पार्ट है वो सबसे पहले करना चाहिए। कारण पूछोगे क्यों करना चाहिए सर? क्योंकि दो चीजें होती हैं इससे। एक तो तुम्हारा दिमाग की कैलकुलेशन बढ़ती है जिससे कि दिमाग तेज चलना शुरू करता है, और दूसरी चीज आपको एग्जाम में वो चीज पहले करनी चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, और वो रीजनिंग है क्योंकि सबको आती है रीजनिंग, है ना। तो इसलिए सबसे पहले रीजनिंग करना चाहिए। तो फर्स्ट फटाफट और जल्दी से आ जाइए, अपन रीजनिंग पे आते हैं और रीजनिंग का पहला क्वेश्चन करते हैं। और बेस्ट अप्रोच जो लगानी होती है एग्जाम में उन पे अपन चर्चा करेंगे। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, ये अक्सर आता ही है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले अगर बराबर आ रखा है तो इसको छेड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है लास्ट में, है ना। तो कम से कम इसको तो स्किप करो, पहले वाले ऑप्शन को स्किप कर देते हैं। नॉर्मली इसको गुणा और भाग वाले को एक बार करके देख लेते हैं। अगर 335 दे रखा है और गुणा दे रखा है तो उसको भाग में बदलना है, और 5 और भाग दे रखा है तो उसको गुणा में बदलना है। भाग दे रखा है तो उसको किस में बदलना है? गुणा में बदलना है। प्लस 65 करना है और माइनस 213 करना है, और उसके बराबर 321 आना चाहिए। भाग दो फटाफट जल्दी से। 5 6 30 होते हैं और 5 7 35 होते हैं। गुणा 7 से करना है, प्लस 65 करना है और माइनस, बोर्ड मास वाला रूल लगेगा, आपको सबको पता है। गुणा कर दो, 7 6 42। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। 49 42 और 4 46 होते हैं, प्लस 65 माइनस 213। 65 जोड़ दो फटाफट, 9 और 5 14, और 6 6 12 13 3 8 से लेकर 5 534 हो गए। इसमें से आपको 213 घटाने हैं। 4 में से 3 गए, 1 2 और 3, 321 आ गए क्या? यही अपना ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत जल्दी करना है। मुझे थोड़ा सा बोर्ड पे लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको विद इन सेकेंड्स में करनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट। आकृति वाले क्वेश्चंस में आपको सीधा एक बार क्वेश्चन में जो आकृति दे रखी है प्रश्न में उसको मिला लेना है। देखो ये 3 3 दे रखे हैं तो ये ऐसे मुड़ेगी, ये ठीक है, ऐसे तो मुड़ेगी। थोड़ा सा गलत मुड़ गया शायद यहाँ पे, ये ऐसे ऐसे मुड़ेगी, ठीक है। अब ये किसमें है? इसमें है क्या? कट कर दो। इसमें है क्या? हाँ इसमें है सर। इसमें मुड़ तो रही है लेकिन 2 कोने और वाले निकल रहे हैं, इसमें तो नहीं मुड़ रही। तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा, कौन सा? बी। तो ऑप्शंस इल्यूमिनेट करना आना चाहिए जिससे जल्दी कर पाओगे। अगला देखो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको करने का एक सीधा सा तरीका है क्या? पहले सबसे पहले इनके नंबर्स लिख लो आप भाई। सबसे पहले यहीं पे लिख लो ना इसके नंबर्स। यहीं पे लिख देता हूं मैं। चलो इस नंबर से। के का 11 होता है क्या? एफ का कितना होता है? 6 होता है क्या? यू का बताओ 21 और 2। इधर कितना है? ये 2 11 12 और ये 7, ठीक है। अभी इसमें ही मिला के देख लेते हैं। 11 और 2, और इधर 6 और 11 है, फिर 11 21 और 12 है, और फिर 2 और 7 है। मुझे नहीं लग रहा, आप मेरे माइंड से देखो, अगर मुझे सोल्व करना होता तो एग्जाम में मैं देखता 11 और 2 में कितना के अंतर है भाई। अंतर देखना, 11 और 2 में कितने का अंतर है? 9 का। और 6 और 11 में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। तो मैं इसको एक बार और कंफर्म कर लेता हूं। तो पी कितने का? पी क्यू 16 14 20 और 4, ये कितने का होता है जी? 7 19 11 और 9, यही होगा। तो मुझे बताओ इसमें देखो 16 और 7 में कितने का अंतर है? 9 का। 16 और 7 में कितने का अंतर है? 9 का। 14 और 19 में 5 का। अब 20 और 11 में फिर 9 का, और 4 और 9 में फिर 5 का। तो मुझे बताओ 9 और 5 का अंतर आ रहा है क्या? इसलिए IVFQ इसमें भी अंतर होना चाहिए। पहला 9 का, और 9 किसका है? माइनस का 9 है,
9 किसका है? माइनस का है। तो आई में माइनस का 9 कितना होगा बताओ, जोड़ लो। डब्ल्यू से होगा क्या? मुझे बताओ बताओ, डब्ल्यू से होगा क्या? या जेड से होगा? फटाफट बताओ। 9 पे ही आती है ना, 9 पे आती है, तो -9 कर दो जेड। 2 में जेड आ रहा है। दूसरा देखो 5 का अंतर होना चाहिए। वी में डी पे तो 5 का नहीं होता, ज्यादा 10 का हो जाता है। ए पे ही आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि -9 और +5, यही लॉजिक लगेगा इसमें। चलो नेक्स्ट आ जाओ। पासे वाला बहुत ही आसान करना है इस क्वेश्चन को। कैसे हल करना है? 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात करनी है आपको, ठीक है। 2 दर्शाने वाले विपरीत, याद करो इसमें 2 किस किस पे दर्शाया जा रहा है? 1 पे ही दर्शाया जा रहा है। तो इसको 3 दे रखे हैं ना, तो आप वो ले लो जिसमें कॉमन कॉमन चीजें आ रही है। 1 और 6 कॉमन आ रहा है, 1 और 6 इसमें भी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों को तो काट दो। और 2 के विपरीत क्या आया? 2 के विपरीत क्या आ गया? 5। इसका कोई मतलब नहीं लिखा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? सी। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं, देखो 2 के विपरीत पूछा है, 2 वाला पासा तो अपन को लेना ही है। दूसरा पासा वो लेना है इन दोनों में से जो इसमें और दूसरे वाले पासे में कॉमन आ जाए। तो 4 और 5 3 कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। तो जो कॉमन आ रहा है 1 और 6, 1 और 6, जो जो कॉमन आ रहा है उसको काट दिया जाए। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा? 5। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, सबसे पहले दर्पण का, अब इसको ऑप्शन से करना चाहिए। देखो ये है इसका दर्पण होगा, तो उधर जाएगा तो दर्पण में देखा जाएगा, तो ऐसे ये घुंडी इधर मुड़ जाएगी, बिल्कुल सर। और ये इसका अंक किधर होगा भाई? ऐसे होगा। इसका किधर होगा? ऐसे होगा। तो मुझे बताओ ये किस किस में आ रहा है? ये घुंडी मुड़ने वाला 2 में ही है, इनको काट दो, जिसमें नहीं है उसको काट दो। 4 वाला इधर भी मुड़ रहा है, इधर भी मुड़ रहा है, इसमें नहीं मुड़ रहा, तो ऑप्शन विल बी ए आंसर। तो बहुत जल्दी जल्दी ऐसे करना होगा आपको, है ना, जब भी पहुंच पाओगे। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं। याद रख लेना, जितने आपको अगर 4 डब्बे दे रखे हैं तो उनमें से एक को काट दो, शुरू वाले को। अगर 5 दे रखे हैं तो बिल्कुल मत काटना। अब इनका कंपेरिजन कर लो। देखो आई है जो इधर दूसरे नंबर पे चला गया, तो ये आई है, ये भी दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। पहले नंबर पे क्या आएगा? ये जो लास्ट वाला है ना, ये पहले नंबर पे आ जाएगा, तो ओ पहले नंबर पे आ जाएगा। अब ओ आई वाला कौन कौन से हैं? देखो इन दोनों को काट दो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक तो ये है और एक ही है। अगला देखो, अब नेक्स्ट देखो, ई तक भी सेम है, एम तक भी सेम है, और ए और एक्स दोनों जुड़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे तो डिफरेंस है दोनों में, तो देख लो जो लास्ट का लेटर है ये ई, यहाँ पे कुछ सेम नहीं है। नेक्स्ट लेटर जो न्यू लेटर आ रहा है, यहाँ पे नया लेटर आ रहा है, तो यहाँ पे भी नया लेटर आएगा। और यहाँ पे तो क्या कर दिया इसने? ए ही ला दिया, इसको ही लाया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि लास्ट में नया लेटर आ रहा है, यही तो अंतर है इसमें, तो यही करना है। नेक्स्ट आ जाओ, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अगला देखो, चलो देखो, अब ऐसे क्वेश्चंस में आपकी जो कैलकुलेशन है ना, वो पावर काम करेगी। कैसे करना है भाई? इनको डिवाइड करके देख लो ना। 121 को 23 से डिवाइड करके देख लो कितनी बार जा रहा है। मेरे हिसाब से ये 5 बार जा रहा होगा। 23 पंजा कितने होते हैं? 115 होते हैं क्या? और प्लस उसमें 6, 121 हो गए। चलो मान ले, आगे और देखते हैं। इसको भी करो डिवाइड 32 से। 5 दूना 10 और 5 3 15, 150 होते हैं क्या? और ये कितना है? 5 दूना 10 और 5 3 15, 116, 160 होते हैं क्या? और इसमें प्लस 6 कर दिया, तो वैसे ही हो जाएगा। 14 पंजू 70 और प्लस 6 76, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन सरल सरल आ रहे हैं। अब देखो ये वाला अच्छा है क्वेश्चन। 2 कथनों के बाद निष्कर्ष दे रखा है, और कथन क्या क्या है? कुछ गुब्बारे बैग हैं, यहां पे लिख लो, कुछ गुब्बारे क्या है? बैग हैं। ये तो गुब्बारे आ गए और ये बैग आ गए, ठीक है। सभी बेल्ट बैग हैं। अब बैग में बेल्ट आ जाएंगे, सभी बेल्ट है ना वो बैग हैं। तो मुझे बताओ, अब जो निष्कर्ष निकल रहा है, कुछ बैग गुब्बारे हैं, कुछ बैग गुब्बारे हैं, पहला सही है। कुछ बेल्ट गुब्बारे हैं, कुछ बेल्ट गुब्बारे नहीं दे रखा ना भाई। कहां दे रखा है कि कुछ बेल्ट गुब्बारे? नहीं बता रखा। तो केवल और केवल कौन सा निष्कर्ष आ जाएगा? फर्स्ट। केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। नेक्स्ट आ जाओ। 6 विद्यार्थी गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। पलक और रुचि, अब ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान देना एक बार। तो 6 गोल मेज के है ना, तो ऐसे कर लो, 3 और 3 6 हो गए, ये गोल मेज हो गई, ठीक है, गोल मेज सम्मेलन। तो मुझे बताओ, अब
देखो निकटतम पड़ोसी सही तनय, इसको छोड़ दो एक बार के लिए। तनय पलक के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, इस पे आ जाओ। जो तनय है ना वो पलक के बाएं से दूसरे, भाई केंद्र की ओर मुख है तो केंद्र की ओर मुख रहेगा, तो बाएं से दूसरे स्थान पर, पलक के बाएं से दूसरे स्थान पर, यानी कि ये पलक बैठी हुई है तो इसके बाएं से पहला स्थान और दूसरा स्थान ये आ गया। ठीक है। उर्मी रुचि के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। रुचि और तनय दोनों का निकटतम पड़ोसी कासिम है, तो तनय का और रुचि का निकटतम पड़ोसी है जो कासिम है। किसका? रुचि का और तनय का। मुझे बताओ यही होगा क्या? दोनों के बीच में ही बैठेगा, निकटतम है तो, है ना। कासिम, उर्मी और कासिम दोनों का निकटतम पड़ोसी पूछा है। इससे पहले एक लाइन और थी, उर्मी रुचि के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है। रुचि के दाएं से तीसरे स्थान पर, पहला, दूसरा और तीसरा, यहां पे कौन बैठी है? उर्मी बैठी है। कौन स्थान बच गया? एक स्थान बच गया। और वो क्या कहा गया था अपन को कि पलक और रुचि दोनों का निकटतम पड़ोसी साहित है। पलक और रुचि, पलक और रुचि दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? साहित है या साहिल, जो भी कहना है कह देना। बस बन गए सारे, बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? उर्मी और कासिम दोनों का निकटतम पड़ोसी, उर्मी और कासिम दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? तनय। ये आपका आंसर आ गया। तो आप अच्छे से कर सकते हो, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे। अब देखो ये सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 17 के बाद में 22 कितना बढ़ रहा है? 5 बढ़ रहा है क्या? उसके बाद में 11, यानी कि इसका आधा हो गया, 1/2 हो गया। फिर 5 बढ़ रहा है क्या? फिर इसका आधा हो गया क्या? फिर 5 बढ़ रहा है क्या? फिर इसका आधा कर दो, तो 13 का आधा कितना होता है? 6.5। यही आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है, प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है सारे, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। प्रैक्टिस करोगे तो सब, देखो वही क्वेश्चन आ गए। अभी तो किया था अपन ने, 4 डब्बे, मैंने बताया था 4 डब्बे दे रखे हैं, पहले वाले को काट दो। 5 दे रखे हैं, मत काटना। देखो x है, कहां पे जा रहा है? कोने में जा रहा है, तो b भी कहां जाएगा? कोने में जाएगा। और b कोने में कितने हैं? एक ही दे रखा है ऑप्शन, यही आएगा। बस इतना सा सवाल था। और आगे करना चाहो आप तो और मैच कर सकते हो। जो हार्ट है वो 3rd पे जा रहा है, यानी कि दूसरे नंबर वाला तीसरे पे, यानी हाँ ये करेंगे ना मैच। v वाला कुछ है नहीं, तीसरे पे है जो इधर कोने में जा रहा है, तो इधर जो तीसरे में यहाँ पे दिल आ जाएगा। तो दिल ही है बिल्कुल दिल है। तो ऐसे ही करना है अपन, है ना। तो मैं कह रहा हूं 4 डब्बे आ जाएं तो एक को काट दो, और 5 आ जाएं तो नहीं काटना, काटते ही दोनों पे रिलेशन कर दो। इन दोनों में जो रिलेशन है वो इन दोनों में रिलेशन होगा। नेक्स्ट आ जाओ, नाव जैसे चप्पू से संबंधित है। नाव को चप्पू चलाते हैं ना, वो 2 लकड़ी के होते हैं, वो चप्पू चलाते हैं। वैसे ही साइकिल को कौन चलाएगा भाई? पैडल चलाएंगे। कौन चलाएगा? पैदल। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन गिन लो एक बार। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने की सबसे अच्छी तरीका है कि इनको गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 है। 5 5 के, ज्यादा से ज्यादा के जोड़े बनाओ, 5 5 के जोड़े बना लो। देखो क्या क्या बनेंगे। बी डी पी कितने बन गए? 5 बन गए ना, एक जोड़ा हो गया। दूसरा बी सी पी, हाँ 5 5 के बनाने अपन को। 2 हो गए। तीसरा बनाओ, कहां तक बन गया? पी के लास्ट तक, 10 हो गए। अगला बनाओ सी पी और पी, एक लास्ट बचा बी डबल पी। ठीक है, अब बताओ। देखो सबसे पहले देख लो, लास्ट में डबल पी आएंगे, तो लास्ट में डबल पी आएंगे, कर दिया। शुरू में बी आएगा, शुरू में बी आएगा, सबसे पहले कर दो। दूसरे नंबर पे सी आएगा, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है, इसमें भी सी आ रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है? तीसरे नंबर पे डी आ रहा है। बस यही था। तो क्या क्या ऑप्शन हो जाएंगे? सी पी डी पी बी डी और सी डी, यही ऑप्शन होगा। कौन से में? सी पी डी पी और बी डी सी डी, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे कर लेना, इनके जोड़े बना लिया करो जितने ज्यादा संख्या का हो सके। 21 22 24 28 36। सबसे पहले दिमाग लगाओ कि क्या हो सकता है। बहुत पास पास नंबर है, तो इसमें जुड़ रहा है 1, इसमें कितने जुड़ रहे हैं? 2, इसमें कितने जुड़ रहे हैं? 4, इसमें कितने जुड़ रहे हैं? 8, है ना। तो मुझे बताओ, 1 में 1 जोड़ा 2, 1 2 2, ऐसे हो रहा है क्या? 1 को गुणा कर दिया
2 को गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। 16 कितने जुड़ जाएंगे? 52। 36 और 16 कितने होते हैं भाई? 52 होते हैं। और आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन आ गया काउंटिंग का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख तो कैसे कर। सबसे पहले तो एक एक नंबर वाले काउंट कर लो। 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो है। ठीक है, 9 10 11। अब 2 2 वाले काउंट कर लो। कैसे करेंगे काउंट 2 2 वाले? 1 2 3, 11 और 3। ठीक है, इसके बाद भी तो होंगे 4 5, 2 2 वाले 5 हो गए ना। अब 3 3 वाले कर लेते हैं। तो 3 3 वाले कौन से हो जाएंगे? देखो, एक तो ये और एक ये, 2 2 ये हो गए, एक ही हो गया 3। ठीक है, 3 4 पूरा। और कौन कौन से बच्चे हैं? 4 4 हो गया, यानी कि कितने हो गए? 11 9 20। और एक हो गया कौन सा? इसके अलावा और बच रहे हैं क्या? 20 के अलावा तो कुछ दिख रहे हैं क्या? तो लगभग इसका आंसर 21 आएगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाओ, देखना एक बार करके। ये एम्बेडेड वाले हैं, ये तो बहुत सरल आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि घुमाने की अनुमति भी नहीं दी जाती आपको। तो ये किस में आकृति में होगा? इसमें तो हो ही नहीं सकता, बी में भी नहीं हो सकता, डी में भी नहीं हो सकता। इसमें भी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही आकृति दे रखी है जो इससे मैच खा रही है, वो ए है। नेक्स्ट आ जाओ, इसमें क्या किया जाए? तो सबसे पहले आप बराबर वाला देख लेना एक बार, क्योंकि ये भाग तो यहाँ पे हो नहीं सकता। तो ऐसे क्वेश्चन में जो बड़ी संख्या लास्ट में आए तो वहां पे बराबर वाले चेक किया करो। कौन से वाले चेक करना है? बराबर वाले चेक करना है। तो सबसे पहले करते हैं अपन बी वाला करें क्या? चलो बी वाला कर लेते हैं, आप कहते हैं। यानी कि 18 भाग 14 माइनस 6 गुणा 16 प्लस 4 बराबर इतने। मुझे बताओ ये हो सकता है क्या? 18/14 नहीं हो सकता। चलो ये देख लेते हैं एक बार, सी वाला ऑप्शन, क्योंकि 18 में भाग देना है 14 का, जो कि कम जरूरी दिख रहा है मेरे को। ये देख लेते हैं, 18 गुणा 14 प्लस 6 माइनस 16 भाग 4 और बराबर 254। ये हो सकता है, क्योंकि 4 का भाग 16 में दिया जा रहा है, तो 4 बचेंगे वहां पे, है ना। और इसको गुणा कर दो, 72, 18 एकम 18 और 7 कितने होते हैं? 25। यही बन रहा है क्या? 58। 258 में से 4 गए तो 254 बच गए। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो आप ये देख लिया करो कि बड़ी संख्या लास्ट में दे रखी है तो बराबर तो लास्ट में आएगा, कन्फर्म है। और भाग वाले में पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी वो थोड़ा संभव होता है, सवाल क्वेश्चन जल्दी सही हो जाएगा। भाइयों, पिताओं और माताओं, आपको भी सबको पता है कि भाई सारे पिता सारे भाई थोड़ी होते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। ये तीनों माता पिता भाई कैसे मिलेंगे? ये भी नहीं मिल सकते। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, कुछ भाई कुछ पिता है, माता तो अलग है ही। अगला देखो, नेक्स्ट किसमें क्या होगा मैच, बताइए। देखो इसमें खा रहा है क्या मैच? यानी कि ये है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि भरे पड़े हैं ये दोनों, है ना। ये होंगे नहीं, ये बीच में आ रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है। तो आपकी जो नजरों की पारखता है ना, वो तेज होनी चाहिए इनमें। नेक्स्ट देखो,
सबसे पहले इसको सवाल को हल करने के लिए आपको ये चीज देख लेना चाहिए कि भारी जो दो पतली पतली हैं वो जो दो हैं, तो दो किस किस में है, एक तो इसमें है और एक इसमें है, बाकी के काट दो इन दोनों को। ठीक है, अब दूसरा देखो, ये कोने वाला भी है इसमें, और मुझे बताओ ये बीच में केवल दो ही तो है, ऐसे मैच कर लो ना इनको। हाँ, ये मैच कर रहा है और यहां पे ये दो, ये होगा और ये मिलेगा इससे, बिल्कुल। तो इसमें मिल रहा है क्या, दो, इसमें तीन आ रही है, हाँ इसमें तीन आ रही है, तो ये तो होगा नहीं, दो ही मिलने चाहिए। इसमें ये तीन आ रही है ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये दो ही तो आनी है अपन को बीच में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। लुप्त संख्या वाले अच्छे लेवल के आते हैं, ये तो आपका बहुत सरल आ रखा है। इसमें देखो कैसे होगा, इधर अगर बड़ी संख्या दे रखी है ना, तो इनको जोड़ घटाना करना है, इनमें ही कैलकुलेशन करना है। तो 6 और 3 कितने होते हैं, 9, 9 और 8 कितने होते हैं भाई, 17 होते हैं, और 17 के बाद में भी कुछ बच रहा है, यानी कि 3 बच रहा है इनको जोड़ने के। अब और देखते हैं, 11 और 4 15, 15 और 7 कितने होते हैं भाई, 22 होते हैं। 22 के बाद में भी कितने बच रहे हैं, 4 बच रहे हैं, यानी कि 22 के बाद में 4 जोड़ेंगे तो 26 होगा, है ना। तो एक काम करते हैं इसमें, यानी कि पहले को जोड़ो, दूसरे को जोड़ो और तीसरे को जोड़ो, और फिर इसमें जो दूसरे वाला है ना इसको ऐड कर दो, यानी कि 6 और 3 9, 9 और 8 कितने होते हैं भाई 17, 17 में दूसरे वाला ऐड कर दो, 3 कितना आए 20। ऐसे ही इसमें कर दो, 11 और 4 15 और 4 7 22, 22 में दूसरे वाला ऐड कर दो 4, कितने हो गए 26। ऐसे ही इसमें करना है। 9 और 5 कितने होते हैं 14 और 1 15, 15 में बीच वाला ऐड कर दो 5, यानी कि 20। 20 वाला कौन सा आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे से करना है। सूरज का जन्म सोमवार को हुआ था, उसकी छोटी चचेरी बहन नीतू व सूरज की उम्र में 20 दिन का अंतर है। केवल कितने दिन का अंतर है, 20 का। आपको पता है एक हफ्ते में वार रिपीट हो जाएगा, यानी कि 7 14 7 या 21, 21 में रिपीट होता। अगर 21 दिन का अंतर होता ना, तो फिर नीतू की उम्र कितनी आ जाती, सेम सोमवार आ जाती, सेम आ जाती। लेकिन एक दिन कम पड़ गया, तो सोमवार से एक दिन कम क्या होता है, संडे, रविवार होता है। यही आंसर है आपका। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूं। 20 दिन का अंतर है, 20 दिन में अगर 21 दिन होते तो वार रिपीट हो जाता, यानी कि सोमवार ही हो जाता। अरे भाई 7 के बाद में रिपीट होते हैं ना, हाँ। तो एक दिन कम है, एक दिन कम मतलब सोमवार से एक कम कर दो, रविवार। हाँ, इसमें कितने घन हैं, तो आपको तो पता ही होना चाहिए भाई, 1 2 और 3, 3 घन इधर रखे हैं, तो 3 घन इसके पीछे भी रखे होंगे, है ना। तो 3 और 3 6 तो ये हो गए, फिर उसके बाद में 7 8 और 9, यही है क्या, बताओ भाई। 10 11, 11 ही घन है, और यही आंसर है आपका। भाई जो दिख रहे हैं उनको तो काउंट कर लो, और जो नहीं दिख रहे वो इनके पीछे ही तो रखे हैं 3। नेक्स्ट, हाँ 12 26 और 57, 13 26 और 60। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सच में बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर वाले हैं उनको कैसे हल किया जाए, देखो सबसे पहले तो 12 को इसमें जोड़ो, 12 और 26 कितने होते हैं, 12 और 26 कितने होते हैं, 8 और 3 38, नहीं जुड़ रहा। अब पहले और दूसरे को जोड़ा अपन ने, अब दूसरे को जोड़ लो एक बार, यानी कि 57 में से 12 घटाएं तो 26 आते हैं क्या, नहीं आ रहे सर, ऐसे भी नहीं आ रहे। यानी कि 57 में से 12 करेंगे तो कम अपने कितने आएंगे, 45 आएंगे। तो ये भी नहीं बन रहा, 45 का 26 से कोई संबंध नहीं है, तो संबंध होना चाहिए। ये तो कैसे बनेगा, तो 12 + 26, 12 26 कितने होते हैं भाई, 38 होते हैं। और 38 में कितने कम पड़ रहे हैं कि ये हो जाए, कितने कम पड़ रहे हैं कि 57 हो जाए, बताओ। 40, 12 और 7 कितने होते हैं 19, यानी कि 19 कम पड़ रहे हैं, है ना, तो ही 57 हो जाएगा। तो मुझे बताओ 19 का 38 से संबंध है क्या, बिल्कुल सर संबंध तो है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है क्या, चलो बताओ, देखो ऐसे हो सकता है क्या, मुझे बताओ। पहले और दूसरे वाले को जोड़ दिया जाए, 12 और 26 को जोड़ा 38, और फिर दूसरे पहले और दूसरे को जोड़ के उसका आधा कर दिया जाए 19, कितने आ रहे हैं 57। ऐसे दूसरे को करके देखो, 13 और 27, 27 और 13 कितने होते हैं भाई 40 हो गए, 40 का आधा कर दो और उसको जोड़ दो, 60 हो रहे हैं क्या, आ गया भाई, ऐसा ही होगा।
तो 8 और 1 में कितने होते हैं 101, और 101 का आधा तो होता ही नहीं है, और होता है तो पॉइंट में आएगा, तो वो तो नहीं आ रहा। 17 और 21 कितने होते हैं भाई, 17 और 21 कितने होते हैं 30 37 38, 38 का 38 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखो 19 और 25 कितने होते हैं, 19 और 25 होते हैं 35 45 44, 44 और उसका आधा 22 कितने हो गए 66, ये आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। नेक्स्ट आ जाओ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है भाई। देखो NATION कैसे करते हैं, सबसे पहले अलग अलग लिख लो इनको, RZ और LRQM, और दूसरा वाला कौन सा मैच करवा रहा है MARINE SZNRR और V, ये है, ठीक है। मुझे बताओ N का क्या होता है नंबर, 14 होते हैं क्या, R का कितना होता है 18, 1 26 20 12 9 18 15 17 14 13, यही होता है क्या। मुझे बताओ क्या क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें भाई, ये तो आपस में एक दूसरे के विपरीत हो गए, ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गए, ठीक है, और ये भी एक दूसरे के विपरीत हो गए, मान लेता हूं रैंडमली, मतलब एक छोड़ के विपरीत है, ये भी इसमें है क्या बताओ, इसमें विपरीत हो रहा है क्या, दूसरा विपरीत हो रहा है, बिल्कुल सर विपरीत हो रहा है, IR ये भी विपरीत हो रहा है, और EB ये भी विपरीत हो रहा है। तो M का कितना होता है भाई, M का भी 13 लिखा था, और S का कितना होता है ST 19, R का 18 और N का फिर 14, ठीक है, N का फिर 14 R का फिर 18, तो ये होता है, इनको काउंट नंबर लिख लिए। तो क्या हो सकता है इसका, मुझे बताओ 14 और 18 कितने होते हैं, 28 और 4 32, ठीक है, 18 और 9 ये तो विपरीत हो गया, है 20 और 12 कितने होते हैं, ये भी 32 होते हैं सर, तो इनका 32 आ रहा है क्या, जो विपरीत नहीं है उन सबका कितना आ रहा है, उनका 32 आ रहा है क्या भाई बताओ मुझे, बिल्कुल सर उनका 32 आ रहा है। तो ऐसे ही अपन को एडवाइस में करना है ना, तो एडवाइस का जो सबसे पहला है उसको 32 करना है, यानी कि एक तो है अपने पास, और बाकी कितना होना चाहिए कि 32 हो जाए बताओ, यानी कि ये है कि एक तो विपरीत है और एक का टोटल कितना हो रहा है 32 हो रहा है, इसके अलावा ये भी नहीं है, R तो हो नहीं सकता, F भी नहीं हो सकता, यही क्वेश्चन बचता है। चलो नेक्स्ट देखो, अब आते हैं क्वेश्चन अपने मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के तुरंत बाद अपन मैथमेटिक्स के करना, क्यों, क्योंकि भाई देखो रीजनिंग से कैलकुलेशन आ गई दिमाग में, इसके बाद तुरंत मैथमेटिक्स करो। अरुण को मासिक वेतन मिलता है, इसमें और भी ज्यादा अप्रोच अच्छी लगेंगी, देखना भाई, अरुण और का मासिक वेतन मिलता है, उसके व्यय और बचत का अनुपात कितना है 8 और 2 है, एक्सपेंडिचर और सेविंग दोनों का अनुपात इतना है, तो मुझे बताओ जो व्यय होता है, जो एक्सपेंडिचर होता है और जो सेविंग्स होती है वो आपकी इनकम से में ही तो होती है, तो इनकम कितनी हो जाएगी 8 और 2 को जोड़ के 10 हो जाएगी क्या, बिल्कुल सर 10 हो जाएगी। वह अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है, 10 उसका वेतन है और खर्च कितना कर रहा है भाई 8 खर्च कर रहा है, तो 10 का 8 कितना होता है 80%, यही क्वेश्चन है आपका। क्यों फालतू के फॉर्मूलाज लगाने हैं, तुरंत करना है, जल्दी करना है। एक पुरुष एक काम को 15 दिन में करता है, एक पुरुष कितने दिन में करता है 15 दिन में, और एक महिला उसी काम को कितने दिन में करती है 25 दिन में। एलसीएम ले लो फटाफट, टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेना है आपको, कितने में आ जाएगा बताओ, 15 × 45, 15 × 60 और 15 × 5 = 75, ठीक है, 5 और 25 थी या 75, ये हो गया, बताओ हो गया क्या। अब क्या कह रहा है कि 3 पुरुष और 5 महिलाएं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, एक पुरुष की 5 है तो 3 पुरुषों की कितनी हो जाएगी 15, ठीक है, और 5 महिलाएं, एक महिला की 3 है तो 5 महिलाओं की कितनी हो जाएगी 15, तो इफिशियंसी कितनी होगी टोटल 30, और इन 30 इफिशियंसी से अगर वर्क करवाया जाए 75, तो कितना हो जाएगा बताओ, 30 × 2 = 60 और बचे कितने 15, 15 का 5,
यानी कि 2.5 दिन में काम पूरा कर लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी करना है, दिमाग लगाना है ना। अगला देखो, पी और क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको और ये पूछा है भाई P4 माइनस Q4 यानी कि P की घात 4 कैसे होगा। 5 की घात 4 कितनी होती है, 5 की स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और क्यूब कितना होता है 25 पंजे 125, और 125 पंजे कितना हो जाएगा भाई बताओ। देखा 500 625 हो जाता है क्या, बिल्कुल सर 625। और माइनस कितना करवा रहे हैं, क्यू की 4 यानी कि 3 3 9 9 3 27 27 27 81, यही होगा क्या, ठीक है। और बटा में क्या करवा रहा है, अनुपात का मतलब बटा, इसको जोड़ करवा रहा है यानी कि 625 को प्लस करवा रहा है 81 से। बताओ अनुपात में ही पूछा है, अपन को तो भाग भाग भी नहीं करने, तो 625 में से 81 घटा दो 4, 12 में से 8 गए तो कितने बचे भाई 4, और 6 में से गए तो 5, 544, और नीचे इसको जोड़ दो 6 8 2 10 को और 7, यही होते हैं क्या बताओ। देखो यही होते हैं क्या, बिल्कुल सर यही हो रहे हैं 6 10 और 7। अब इनको काट सकते हो क्या, बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से काट दो ना भाई, 2 से काटोगे तो 2 बचेगा और 7 बचेगा और 72 बचेगा, 7 2 बचेगा इधर, फिर इसको काट दो 3 बचेगा और 5 बचेगा और 3 बचेगा, तो प्लस के ही आ रहे हैं दोनों, और दोनों प्लस के हैं 353, ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैनवास वाला। कैनवास से एक शंकु का आकार तंबू बनाया जाता है। देखो कैनवास से जहां पे भी ये बात आ जाता है, आपको एक बात तो सुनिश्चित कर लेनी चाहिए कि ये क्या पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको पाई आर एल होता है और दे भी रखा है बनाने में। कुल कितना लगा 308। सबसे पहले फटाफट इसको सोल्व कर लो। आर दे रखी है आपके पास कितनी 7, एल पूछ रहा है निकालनी है वो तो 308, कितना होगा 22, ये कट गया 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 88 बचते हैं, 22 चौक 88 यानी कि 14 आ गई, एल आ गई 14। अब अपन को इससे क्या निकालना है, एच निकालनी है ना, क्योंकि ये तो आर होती है ये एच होती है, आर दे रखी है कितनी अपने पास 7, एल निकाल लिया अपने 14, और एच निकालनी है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है उसके अनुसार 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 49 और h का स्क्वायर आ जाएगा, यही निकालनी है क्या। 16 में से जब 9 कटेंगे तो आपको सबको पता है 7 बचते हैं, ठीक है, और 9 में से जब 5 कटेंगे तो कितने बचते हैं, 5 ही बचते हैं क्या, बिल्कुल सर, और 157 बचेंगे आप। तो मुझे बताओ अगर इसका स्क्वायर किया जाए, इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा बताओ। तो 3 से मल्टीपल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा सर 3 से, तो 7 से हो रहा है क्या, 7 से हो रहा है, तो 7 से हो रहा है तो 7 का स्क्वायर हो सकता है इसमें। तो 49 इंटू 3 करके देखते हैं, 9 3 27 और 12 और 5 3 15, हाँ बिल्कुल हो गया। तो अगर इसका ये करेंगे तो 7 बाहर आ जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा। तो आपको पता है एच क्या आ गई आपके सामने, एच आ गई सर 7√3, एच क्या आ गई 7√3। अब इसको अपन ने क्या पूछा है, उसने तंबू का आयतन पूछा है, और आयतन आपको सबको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ पे एच काम आएगी, 1/3 कर लो, पाई की जगह 22/7 रख दो, और आर स्क्वायर 7 था क्या 49 कर दो, और एच का मतलब 7 इंटू 7√3, यही होगा क्या। काट दो, सबसे पहले काटो इसको, 7 7 49, काट दिया सर। अब बचे ऊपर क्या क्या 22 इंटू 7 इंटू 7√3 और नीचे बचा केवल 3। कैसे करेंगे, ऊपर √3 आ रखा है लेकिन वो पूरा पूरा कटना चाहिए, तो मुझे बताओ 3 से तो पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो ऊपर वाला रूट तो काट दो फटाफट। अब जो नीचे वाले आ रहे हैं ना वो देख लो, नीचे कैसे आएगा ये रूट, आपको पता है √3 से ऊपर गुणा कर दो, √3 से नीचे गुणा कर दो, तो 2√3 और √3 मिलेंगे तो गुणा होंगे तो क्या बचेगा 3, और इस 3 से क्या कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, कट गया। अब मुझे बताओ या क्या बचा ऊपर 7 7 और इधर 22, तो 22 को जब 49 से गुणा करेंगे बटे में क्या बच रहा है ये, तो मुझे लगता है कि 1078 आ जाएगा, क्या 9 2 18,
9 को 2 से करो 18, यूनिट डिजिट यही हो रहा है 8, उसमें तो 7 आ रहा है। तो ऐसे आपको बहुत जल्दी से करना है क्वेश्चंस, है ना। पूरा क्वेश्चंस क्यों हल करेंगे अपन, इतना ही करेंगे। अगला देखो, रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 अंकित किया, यदि 10% की छूट देने के बाद भी रत्नेश को 20% का लाभ होता है। भाई अंकित कर, एमआरपी कितनी है उसकी, एमआरपी है 80, बेचा कितना, कितने में बेचा नहीं पता, लेकिन बेचने के बाद भी और बेचे 10% की छूट पर बेचा, फिर भी 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 80 पे एमआरपी पे छूट होती है, 10% की छूट दे दो इसको, यानी कि 80 का 10% छोड़ा तो 72 में बेचा। अब 72 भी कितने में लाभ हो रहा है, 20%, यानी कि 72 भी कितने की वैल्यू है, 120 की। तो 100 की वैल्यू पूछ रहा है, क्रय मूल्य कितना है, 12 छिक्की 72, यानी कि 60, ये इसका क्रय मूल्य है। क्यों इतना वो करना है ना, दिमाग फालतू में क्यों फॉर्मूलाज लिखे, परसेंट इसका वो सीधा करिए, अप्रोच होती है जल्दी करने की। अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करनी है, जिसका उपयोग 5 मीटर 95 सेंटीमीटर, 8 मीटर 16 मीटर, है ना, 65 सेंटीमीटर की लंबाई को सटीकता से मापन किया जा सकता है। तो संभावित लंबाई यानी कि सबसे छोटी होनी चाहिए। HCF याद करते हैं इसमें अपन, क्या करते हैं, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मुझे बताओ सेंटीमीटर में होनी चाहिए, देखो मीटर में होगी तो फिर सेंटीमीटर कैसे नापेंगे अपन, तो सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में 2 है आपके पास में, ये तो कट जाएंगे क्योंकि मीटर में है, एक तो 5 सेंटीमीटर, एक 50 सेंटीमीटर। मुझे बताओ यहाँ पे 95 सेंटीमीटर है, इसको आप 50 सेंटीमीटर के किसी भी स्केल से नाप सकते हो क्या, नहीं नापी जाएगी ना पूरी पूरी। भाई 95 दे रखा है तो 5 तो बचता है ना उसमें, तो 5 सेंटीमीटर सबसे संभावित लंबाई की स्टिक आ जाएगी, ठीक है, HCF लिया जाता है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं 5000 में बेचता है, जिनमें से प्रत्येक समग्र लेन देन में न तो हानि होती है और न ही लाभ होता है। यदि एक को 16 सही 2/3, इसका मतलब सीधा सा होता है 1/6 हानि पर बेचा जाता है, तो दूसरे को भाई इसका कहने का मतलब है कि 5000 में 2 वस्तुएं बेचता है, जिसमें न तो उसको लाभ होता है न ही हानि होती है। अब उसने गलती से एक को किस पे बेच दिया, 16 सही 2/3 की हानि पर बेच दिया। अब दूसरी वस्तु को इतने पैसे में बेचे कि उसको इतना लाभ हो कि हानि कवर हो जाए। कैसे होगी, आ जाओ, 5000 का कोई मतलब नहीं है, सरल सा देखो, 1/6 हानि पर बेच दिया, यानी कि 6 था उसको 5 में बेच दिया, ठीक है। अब बेचेगा तो 5 में ही, लेकिन उसको लाभ होना चाहिए, कब होगा, 1 का लाभ होना चाहिए, भाई 1 की हानि हुई है ना इधर, तो 1 का ही लाभ होना चाहिए, यानी कि 4 में था उसको 5 में बेचा। अब मुझे बताओ कब बेचेगा, 4 का मतलब 1/4 और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25%। ये आपका आंसर है, 5000 की कोई पता ही नहीं चला। ये होती है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आ जाएगा, फटाफट करना। एक म्यूजिक प्लेयर ने 4510 नगद और 1200 नगद अग्रिम भुगतान, और यानी कि अगर वो नगद देगा तो 4510 देगा, ठीक है, और किस्तों में देगा तो 1200 तो नगद दे देगा, जिसको कहते हैं डाउन पेमेंट, और शेष राशि को 3 समान आसान किस्तों में, 3 किस्तों में ध्यान रखना बेचा जाता है। तो ब्याज दर अगर 10% वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो किस्त की है। भाई आपको सबको पता होना चाहिए, अगर ये है 10% ब्याज जुड़ रहा है तो 10% का मतलब आपको पता होना चाहिए कि 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 पे 1, 11 का लाभ हो रहा है। 3 मासिक किस्तों का बात कर रहा है वो, कितने का कर रहा है, 3, 2 की होती तो इसका स्क्वायर कर देते, ठीक है, 3 की होती क्या करेंगे, क्यूब। अगर 2 साल के लिए होता है या 2 किस्त की बात होती तो अपन स्क्वायर कर देते, और 3 किस्तों की बात हो रही है तो क्यूब करेंगे, और 4 की बात हो तो पावर 4 कर देंगे। ध्यान रखना, ये तो अपना मूलधन है और ये किस्त है, ठीक है। तो किस्त 11 का क्यूब क्या होता है, यही होता है क्या, यही आपकी किस्त हो जाएगी। आ गया समझ में। नेक्स्ट आ जाओ, एक कस्बे की जनसंख्या 2017 में इतनी थी और वो घटकर 2020 में कितनी हो गई, इतनी हो गई। कस्बे की जनसंख्या में प्रतिशत कमी पूछ रहा है, 3,68,000 में से 3,27,200 बच गई, तो मैं 28,000 भी मानूं तो लगभग 40,000 के आसपास है, और 800 और कम करना है, यानी कि 40,800 जनसंख्या कम हो गई। और किस पे कम हुई, वो 3,68,000 पे। किस पे कम हुई, 3,68,000 पे, यानी कि प्रतिशत निकाल दो फिर इसका, फटाफट निकाल दो भाई, निकाल दो भाई, कैसे निकलेगा। और निकटतम पूछ रहा है, यानी कि 10% तो नहीं है ये,
368 408 के 10% के आसपास तो नहीं है ना भाई। 10% तो 3680 होता है, तो थोड़ा सा ज्यादा है। और 12% भी नहीं है, क्योंकि 12% तो 816 और हो जाता है, तो वहां तो कवर ही नहीं होगा। तो 11 के आसपास आ रहा है, एक ही आंसर है आपका। ऐसे करना, अपन को पूरा सोल्व क्यों करना है, परीक्षा में इतना टाइम थोड़ी है। हाँ अब देखो, ए बी सी डी और ई भिन्न अभाज्य संख्या है, और इन पांचों संख्याओं का योग विषम है। भाई विषम कब होगा, आपको पता है एक अभाज्य संख्या होती है ना, एक तो दो होती है, और बाकी जितनी भी विषम संख्याएं होती है वो सारी अभाज्य संख्याएं होती है। वो सारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 3 है ना, 5 7, ठीक है, 11, ये 5 हो गई, 5 अभाज्य संख्याएं हो गई ये, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इन पांचों संख्याओं का योग क्या है, विषम है, और होता है विषम ही होता है। कैसे होगा सर, भाई ऑर्डर ओड होती है ना, ऑर्डर ओड, इसका योग होता है इवन। क्या होता है, इवन। और जो इवन और इवन होती है, इवन और इवन होता है, उसका क्या होता है बताओ, देखा, उसका ओड होता है, उसका योग क्या होता है, ओड होता है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, फटाफट एक बार बताना। देखा, इवन और इवन तो इवन ही होता है, और ओड और ओड क्या होता है फिर, ओड और ओड भी इवन होता है। तो और अगर मैं इवन और ओड कर दूं तो फिर क्या होगा, इवन और ओड, ये फिर ओड होता है। तो मुझे एक बात बताओ, ये ओड है, ये भी ओड है, तो ओड और ओड मिलकर के क्या करेंगे, इवन। ये भी ओड है और ये भी ओड है, और ये भी क्या करेंगे, इवन। और इवन भी मिलकर के क्या होते हैं, इवन ही होते हैं, है ना। तो पूछा क्या है, ए बी सी डी, इनका योग क्या होगा, तो 2 भी इवन है, और इवन इवन नंबर एक सम संख्या होगी। क्या होगी, एक सम संख्या। कौन से संख्याओं के युग्म एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य हैं, अभाज्य एक दूसरे के सापेक्ष अभाज्य हैं। 17 34 17 थी 51, और 17 का जाता है किसमें, 17 7 119, ये तो नहीं हो सकता। 98 का बताओ किससे कटता है, 7 से कटता है क्या, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 14 7 98, और ये भी 7 8 56, और ये भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 से 27 34 27 थी 51, 3 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, राम 8 किमी घंटा की गति से चलता है, ट्रेन वाला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। राम 8 किमी घंटा की गति से चलता है तो 7 मिनट से एक ट्रेन छूट जाती है। हालांकि वह 10 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है ना, तो वह ट्रेन प्रस्थान से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, डी दूरी है मान लेते हैं एक्स आपकी, कितने से चला, 8 किमी पर घंटे की स्पीड से चला, और एक दूरी है वो चला आप कितने से, 10 किमी पर घंटे की स्पीड से, और जो पहुंचा था उसमें कितने का अंतर है, 12 का अंतर है, यानी कि 7 मिनट पहले छूट जाती है, यानी कि लेट पहुंचा, और पहले पहुंच जाता है 5 मिनट, यानी कि 12, और इसको घंटे में बदलेंगे तो बटे में 60 कर दो। एलसीएम ले लो, 40 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 12/60, x बटा 40 कैसे हो जाएगा बताओ भाई, इधर x है इधर 40 है, तो 12 पंजू 60 और 5 8 40, यानी कि x की वैल्यू 8 आ गई क्या, और दूरी तो पूछा है अपन से, वो d की मान 8 आ गया, सीधा करना है ऐसे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक बंद धातु का बेलनाकार डिब्बा है, वो इतना मीटर ऊंचा है 1.08, और इसके आधार की त्रिज्या 42 सेमी है, तो 42 या तो सेमी में बदलो या मीटर में, आगे देखते हैं। सीट की कीमत 90 प्रति मीटर वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर है तो इसको भी मीटर में बदलना होगा, और 100 सेमी में 1 मीटर होता है, ठीक है। तो डिब्बे में प्रयुक्त सामग्री की लागत,
भाई प्रयुक्त सामग्री की लागत पूछ रहा है, तो 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर, यही होगा क्या इसका फॉर्मूला? तो बताओ 2 गुणा 22/7, आर कितना दे रखा है अपन को, त्रिज्या यानी 0.42 और 0.42, 0.42 प्लस h, ऊंचाई कितनी है 1.08, जोड़ दो इसको, 2 गुणा 22/7 और 0.42, और ये कितना हो जाएगा 0.42, डेढ़ हो जाएगा भाई, डेढ़ हो जाएगा नहीं तो 7 से काटो, 7 6 के 42 होता है, 0.06 कितना हो जाएगा 22 दूनी 44 और गुणा 15 छिक्की 90, यही होगा क्या? पंद्रह छिक्की 90, बिल्कुल यही होगा सर। आगे कितना होता है 44 से गुणा कर दो इसको भाई, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 कितने होते हैं 36 और 3 कितने होते हैं भाई 39, यही होते हैं क्या? तो 3.9 आ गए, 3 छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 3.96। और पूछा क्या है कि प्रयुक्त डिब्बे में धातु की सीट की ये इतना कह रहा है वो, तो इसको अगर 90 से गुणा कर दिया जाए तो 9 छिक्की 54 और 54 4 लास्ट में 2 में आ रहे हैं, तो इसको तो काट दो, 1 4 आ रहे, 1 ही आ रहा है, और 9 नाम 81 और 81 और 54 का 5 6, एक ही ऑप्शन है बी। चलो नेक्स्ट देखो, अच्छा क्वेश्चन था, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 52 हो जाता है। भाई कितना हो गया 10 पारियों में औसत स्कोर 52 हो गया, 58 करने के लिए 11वीं पारी में उसके द्वारा कितने रन बनाए? भाई 52 तो बनाना ही पड़ेगा, 11वीं पारी में कितने 58 करने हैं उसको, तो 11वीं पारी में 52 तो करने ही पड़ेंगे ना, 52 तो रन बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 52 ये पहले का। अब 58 करने हैं तो 52 से कितने ज्यादा 6 ज्यादा, तो 10 पारियों के लिए 6, 11 पारियों के लिए 6 6 और, तो 11 6 66, तो 52 और 66 कितने हो गए 8, 118, 118 रन बनाने पड़ेंगे उसको, तब जाके 58 उसका एवरेज रन होंगे। नेक्स्ट देखो 90, एक व्यक्ति 2% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 12,000 उधार लेता है और वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को 4% वार्षिक ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार दे देता है। भाई सेम वर्ष के लिए दे रहा है, लेकिन परसेंटेज जो दर है, जो रेट है वो डिफरेंस है, तो उसके लिए ब्याज में उसका लाभ कितना होगा? भाई कितनी परसेंट का है अंतर 2% का, तो 12,000 का 2% कितना होता है 12,000 का 2%, 1% कितना होगा 120। भाई ऐसे निकाला करो फटाफट, 12,000 है ना, इसका 10% पूछा हो तो 1 सुपर काट दो 1210%, और 1% पूछा हो तो 2 शून्य काट दो 120, और अपन को कितने परसेंट का अंतर निकालना है 2% का, तो 120 का 2 कितना होगा 240, यही आंसर है आपका ए। ठीक है, तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग 2 पोर्शन हो चुके हैं, अब आ जाते हैं अपन जीके पे, फटाफट जीके पे आ जाते हैं। जीके के क्वेश्चंस को भी कैसे किया जाता है देखो फटाफट। वैसे जीके कहां से आ जाती है किसी को पता नहीं है ना, जीके बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा पोर्शन है, किसी को अंदाजा नहीं लगा सकते इसमें कहां से आ जाती है, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। निम्नलिखित में कौन तबला वादक नहीं है? देखो प्रैक्टिस करोगे पढ़ोगे ना तो सब कुछ हो सकता है। कौन तो तबला वादक नहीं है? आपको ऑप्शन हटाने, कैसे हटाओगे? सबसे पहले देखो आप जानते किन किन को, जाकिर हुसैन साहब को कौन नहीं जानता, 90 से इनको 90 में तो अकादमी पुरस्कार मिल गया था, उसके बाद तीनों पद्म पुरस्कार मिल चुके 3, 23, 22 में। ठीक है, संदीप दास जी इनको 59वां ग्रेमी अवार्ड मिला था, तो इनको कौन नहीं जानता है ना, तो ये भी तबला वादक है। ये भी साबिर खान जी, ये भी तबला वादक है। यहाँ ये जो पन्नालाल घोष जी है ना, ये तबला वादक नहीं है, ये बांसुरी वादक है, बांसुरी वादक है। ये क्या बजाते हैं? ये बांसुरी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ये कि जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है बताओ भैया? तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक बार ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, कथक उत्तर भारत में, छऊ होता है जो पूर्वी भारत में,
छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में छऊ नृत्य। मणिपुर में सत्रिय कहाँ होता है? असम में। तो जो जतिन गोस्वामी जी हैं, फेलोशिप सम्मान मिला था, वो सत्रिया जो असम में होता है उसके लिए मिला था। नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं। कौन सी के? सत्रिया के। अगला देखो, किस ठोस का गलनांक? गलनांक जहां पे भी आ जाए तो बात याद रखना हमेशा, गलनांक का मतलब होता है पिघलना, है ना। तो क्या करना है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव बन जाता है, यही ऑप्शन हो जाएगा। ये क्यों गलत है? जिस पर ठोस उच्च दाब नहीं, वायुमंडलीय दाब पर। वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस, निम्न दाब भी नहीं, वायुमंडलीय दाब। अधिक तापमान भी नहीं, न्यूनतम होना चाहिए यहाँ पे। एक ही ऑप्शन सही है। अगला देखो, 2025 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी? देखो, नादिया कॉमनेसी तो आपको जानते होंगे, रोमन एक एथलेटिक्स है। नादिया कॉमनेसी क्या है? रोमन एथलेटिक्स है, ये अच्छी खेलती है। सेरेना विलियम्स को कौन नहीं जानता भाई साहब, टेनिस की नंबर 1 वर्ल्ड वुमन रही हुई है ये, है ना, टेनिस की। क्रिस्टी कोवेंट्रो, ये है क्रिस्टी कोवेंट्री, ये है जो क्या हुई थी, आईओसी की जो पहली अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसकी पहली महिला अफ्रीकी अध्यक्ष बनी हुई है। कहां पे हुआ था ये सम्मेलन? कोस्टा में हुआ था लगभग। ये कहां पे हुआ था? कोस्टा में, है ना, ग्रीस के कोस्टा में हुआ था ये। ग्रीस के कोस्टा में हुआ था और 144वां सम्मेलन था ग्रीस के कोस्टा शहर में हुआ था। तो आंसर विल बी क्रिस्टी कोवेंट्री। सेरेना विलियम्स, कैथी फ्रीमेन, ये धावक है, अच्छी धावक है, इसको गोल्ड मेडल मिल चुके हैं 200 और 400 मीटर में, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कौन सी अनुसूची मिजोरम और त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवादाधीन शक्तियां प्रदान करती है? सबको पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची है, छठी अनुसूची। और केवल मिजोरम और त्रिपुरा का ही नहीं करती, असम, मेघालय, कौन कौन से राज्य आते हैं इस अनुसूची में? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन सबको जो शक्तियां प्रदान करती है, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करती है, कौन सी अनुसूची है? छठी। सर, इन राज्यों के अलावा जो अलग राज्य हैं उनको कौन सी प्रदान करती है? 5वीं अनुसूची राज्यों को विधायी शक्तियां प्रदान करती है। 7वीं अनुसूची क्या है सर? फिर 7वीं अनुसूची में अनुसूचियां हैं कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सारी सूचियां कौन सी सूची में है? 7वीं सूची में। अब सर एक बच गई, कौन सी? चौथी अनुसूची। अब चौथी अनुसूची में क्या क्या है बताओ भाई? चौथी अनुसूची में आपकी राज्यसभा की सीटें निर्धारित की जाती हैं। और राज्यसभा की सीटें कितनी है बताओ? 250, जिसमें से 12 तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, तो हो गया। छठी में मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और कौन सा? असम। इन चारों राज्यों की जो विधायी शक्तियां हैं राज्यपाल को दी जाती है विशेष तौर पे। 5वीं अनुसूची में इन चारों राज्यों को छोड़कर बाकी के राज्यों के लिए। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें और 7वीं अनुसूची में जो तीनों सूचियां हैं राज्य सूची, यानी कि इसका मतलब सीधा सा ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध होता है वो 7वीं अनुसूची में होता है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विभाजन की कठोर वास्तविकता पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार? कितने पाकिस्तान? सबसे मतलब चर्चित उपन्यास रहा है, नोवेल रहा है ये, कमलेश्वर द्वारा लिखी गई। और देखो मुंशी प्रेमचंद की गबन और गोदान है ना, तो ये भी पढ़ते चला करो आप। उपन्यास किताब हो गई, बुक हो गई इनकी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार के हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने के लिए कितने समयावधि निर्धारित होती है? आप बता सकते हो, कोई भी आपको अरेस्ट कर ले तो सर अनुच्छेद 22 का भाग 2, ठीक है, इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने हमें 24 घंटे के अंदर पेश किया जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कब हुआ था? ये गठित 1906 में। किसके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना? नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? नवाब साहब
सलीमुल्लाह खान के द्वारा हुई थी। और कहां पे हुई थी? बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। कहां पे हुई थी? ढाका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ऑल व्हाइट साइमन कमीशन के विरोध में अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? भाई आपको एक बात पता होना चाहिए क्या, कि जो साइमन कमीशन था ना, वो कब बन के तैयार हुआ था? 8 नवंबर के आसपास 1927 में बन गया था ये। लेकिन भारत कब आया? भारत आया था ये 3 फरवरी 1928 को। कब आया था ये? 3 फरवरी 1928 को आया था सर। और तभी इसका क्या हुआ था? विरोध हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने की मजबूर नहीं किया जाए? भाई सबको पता होना चाहिए, आप सबको पता क्या होना चाहिए कि जो अनुच्छेद नंबर 20 है ना, इसमें अपराध के विपरीत 2-3 चीजें दे रखी हैं अपराध के लिए। एक तो क्या है कि एक तो अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है और वो काम करने के वक्त वो अपराध नहीं था, यानी कि अपराध नहीं था, अपन स्थानीय भाषा में अपराध बोलते हैं ना, अपराध नहीं था, तो उसके लिए उसको सजा नहीं दी जाएगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लो बहुत साल पहले तक घूरने का अपराध नहीं था, है ना, यानी कि 6 सेकंड तक आप किसी को घूरते हो तो अपराध नहीं माना जाता था। आज अगर आप घूरते हो तो अपराध है वो, है ना। तो वैसे ही एक तो दूसरा बात, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, है ना। और तीसरी बात, अपने खिलाफ किसी भी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया जाएगा। तो ये तो था कौन से अनुच्छेद में? 20वें में। 16वां अनुच्छेद क्या है? आंसर तो 20 ये हो जाएगा आपका। 16वें में क्या है? नौकरी में समान अवसर। नौकरी में समान अवसर 16वें अनुच्छेद में। 26 में क्या है भाई साहब? 26वें अनुच्छेद में क्या दे रखा है? धार्मिक मामले होते हैं ना, जो धार्मिक मामले हैं आपके, धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, वो कौन से में दी गई है? 26 में। और 24 में क्या दिया गया है? आपको सबको पता होना चाहिए। 24 में तो क्या गया है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाना, यानी कि बाल मजदूरी निषेध। कौन से अनुच्छेद में है? 24 में, बाल मजदूरी निषेध। कैसे याद करोगे? 16 में नौकरी लग जानी चाहिए, 16 में नौकरी के समान अवसर। 26 में क्या है? 26 में भाई साहब धार्मिक जो प्रबंधन है उसके लिए स्वतंत्रता दी जाती है। 20 420 में फंस गया हो तो अपराध के जो जितने भी मामले हैं उनमें गवाह नहीं बना सकते खुद को, ठीक है। 24 में क्या है? 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप काम में नहीं रख सकते किसी भी फैक्ट्री वगैरह में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना खालिस्तान में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और प्रसिद्ध क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। भाई ये साइमन कमीशन आया था ना, तभी तो की गई थी ये, उसी ईयर में की गई थी। तो कब आया था साइमन कमीशन? 28 में। कब आया था? 28 में। मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या है? देखो इसमें मुद्रा योजना के तहत 3 चीजें हैं। शिशु के लिए 50,000 और किशोर के लिए 5 लाख, ठीक है, और तरुण जो युवाओं के लिए है वो 10 लाख। तो अधिकतम 10 लाख हो गई। तो अधिकतम कितनी हो गई? 10 लाख। नेक्स्ट देखो, लोहड़ी में किस राज्य का लोकप्रिय त्योहार है? भाई साहब पंजाब का, ये तो सबको पता है लोहड़ी। और कब मनाई जाती है? मकर संक्रांति से 1 दिन पहले मनाई जाती है ना। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड प्रतिमा के एक ही खंड तेज तराशी गई है। अच्छा हाँ, कहां पे? ये तमिलनाडु में है क्या भाई? तमिलनाडु के हसन जिले में है क्या? ये तमिलनाडु में थोड़ी है, कर्नाटक में है। कर्नाटक के हसन जिला, है ना। हाँ, कहां पे है? जैन तीर्थ स्थल है, बहुत ही पवित्र जैन तीर्थ स्थल है ये, कर्नाटक के हसन जिले में। किसकी और मतलब पवित्र जैन तीर्थ स्थल है?
और इसका श्रवण बेलगोला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि शहर के बीचों बीच एक सफेद तालाब है, तो श्रवण तालाब है ना, उससे इसका श्रवण बेलगोला नाम पड़ा हुआ है। एक ही ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से तराशी गई है। इस सबसे विश्व की या दुनिया की उन ऊंची प्रतिभाओं से है जो एक ही पत्थर से तराशी गई है। ऋण और भुगतान दायित्व के निर्वहन में निमित्त कौन सी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? भाई साहब, ग्लोबलाइजेशन, वैध मुद्रा, मकान, और बताओ क्या हो सकती है? वैध मुद्रा हो सकती है, या मकान, या भू संपत्ति, या बॉन्ड हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? वैध मुद्रा ही होगी। ऋण और भुगतान दायित्व के निर्वहन में निम्नलिखित में से किसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? वैध मुद्रा की, है ना। जल विज्ञान चक्र जल से ही संबंधित है, और किससे संबंधित होगा? इतना। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय? देखो संगीत वगैरह आ रही है, जो डांस वगैरह आते हैं ना, ये सब संस्कृति मंत्रालय के आते हैं, कल्चर में आते हैं सारे, है ना, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं सारे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने गांधी जी के विचारों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया था? आने वाली है 2 अक्टूबर, कल की तो है। देखो किसने किया था? जो महासभा है ना, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी? 45 में। कहां पे? न्यूयॉर्क में। कौन सी जगह पे है ये? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े कस्बों और शहरों में डाक के त्वरित वितरण की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है? आपको पता होना चाहिए, थोक मेल चैनल है इसका नाम। निम्नलिखित में से कौन सा अग्रणी बैंक नहीं है? देखो केनरा बैंक भी है, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, ये सारे हैं। एचडीएफसी जो कि प्राइवेट बैंक है, वो अग्रणी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ट्रेन टू पाकिस्तान, बहुत ही ज्यादा चर्चित पुस्तक है ये, गुड बैड एंड रिडिकुलस और दिल्ली एंड नोवेल, किसकी है? कुशवंत सिंह की। बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, बहुत बार। ठीक है। रस्किन बॉन्ड किसकी है? अच्छा, रस्किन बॉन्ड जो है ना, उसकी किताबें कौन कौन सी? ब्लू अम्ब्रेला, एक तो है ब्लू अम्ब्रेला इनकी, एक है द रूम ऑन द रूफ, है ना, और कौन सी है? द गर्ल ऑन द ट्रेन, ये भी इनकी है, रस्किन बॉन्ड साहब की है। विक्रम सेठ की भी चर्चित पुस्तक का नाम एक दो याद रखना, द सूटेबल बॉय, सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय चर्चित पुस्तक है। अमिताभ घोष, इनकी भी एक चर्चित पुस्तक है जिसका नाम शैडो लाइन थी, पूछी गई है, एक शैडो लाइन, द शैडो लाइन। तो ये पुस्तकें जरूर याद कर लेना, बहुत पूछा जाता है। बुखारेस्ट रोमानिया में आयोजित सुपरवेट शतरंज क्लासिक 2025 किसने जीता? भाई साहब, आर प्रज्ञानंद जीता था। अच्छा, मैग्नस कार्लसन का नाम आपने बहुत सुना होगा, किसने हराया था इनको? ये दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी है, डी गुकेश ने, अपने भारत के जो डी गुकेश हैं उन्होंने हराया था इनको। ठीक है। और कब कब होते हैं शतरंज जो होते हैं ना, शतरंज ओलंपियाड हर 2 साल में होते हैं। कृषि सांख्यिकी की झलक 2015 के अनुसार भारतवर्ष 2013 में किस फसल का 15 के अनुसार भारतवर्ष 2013 में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक था, जिसका वैश्विक उत्पादन में लगभग 25% योगदान होता है? भाई 15 में झलक देखी, मतलब रिपोर्ट देखी गई, तो 2013 में सबसे बड़ा उत्पादक था जिसका 25% विश्व का, वो दाल थी। कौन सी फसल थी वो? दाल। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर का आपको बताया गया है 6 से 14 साल के, है ना। 86वें संविधान संशोधन, और ये 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था भाई? ये कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था? ये 2010 में। इससे एक भाग जोड़ा गया था 21A, जिसमें ये संशोधन किया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। कौन सा भाग जोड़ा गया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 21A। कब हुआ था? 2002 में। किसे नूरजहां की उपाधि मिली? भाई नूरजहां थी, किसकी बीवी थी? जहांगीर की, जहांगीर की बीवी थी। और इसको
नूरजहां और नूर महल दो उपाधि मिली थी किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और कौन थी? मेहरुनिसा। इस पे मूवी भी बनाई गई है, पाकिस्तान की मूवी नूरजहां वी लव यू, ऐसा कुछ मूवी है, नाटक है, वो बनाई गई है। तो नूरजहां की उपाधि मिली थी किसको? मेहरुनिसा को। और किसके द्वारा दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। 1611 और 1619, ये 1616 में है ना। नूरजहां, नूर पैलेस, नूर महल। ठीक है। 2022 में भारत में आयोजित होने वाले 44वें अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड, यानी कि 22 में हो चुका कौन सा? 44वां। 24 में हुआ फिर कौन सा? 45वां। अब कब होगा? 26 में होगा 46। ठीक है। तो क्या आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? थम्बी था। क्या था नाम? थम्बी था। हर 2 साल में होते हैं। 45वां कहां हुआ था? बुडापेस्ट में हुआ था, हंगरी में, है ना। अब कहां पे हुआ था? हाँ, 45वां हंगरी में हुआ था, बुडापेस्ट। 26वां कहां होगा? ताशकंद में होगा, याद रखना, ही ताशकंद में होगा। वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है जिससे नदियों के मुहाने और तटीय जलों में पौधे और शैवाल की वृद्धि बढ़ जाती है, कहलाती है। ये साइंस का क्वेश्चन है। यानी कि जिससे नदियों के मुहाने और तटीय जलों में पौधों और शैवाल की वृद्धि हो जाती है। ध्यान देखना आप, जो ये बरसात का मौसम होता है ना, यहाँ पे जो हरी हरी काई सी जिम जाती है उसको लाइकेन कहा जाता है। वैसे तो क्या कहा जाता है? लाइकेन। और कब होता है वो? स्वच्छ वातावरण की वजह से, यानी कि सुपोषण। इसका मतलब है कि सुपोषण हो रहा है। नवंबर 2022 तक संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भाई 6 मौलिक अधिकार। पहले 7 थे। पहले कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। और ये मौलिक अधिकार है कहां पे? भाग 3, 12 से 35 में। पहले कितने थे? 7 थे। कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार है, उसको हटा दिया गया। कहां रख दिया गया? 300A में। पहले किस में था? 31 में, है ना। 31 में था, उसको हटा दिया गया और कहां रख दिया गया? 300A में। अब कौन सा कानून है ये? कानूनी अधिकार। अब कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार, ना कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो इतना तो पढ़ लोगे। तो अब हुआ कब था ये? 44वां संविधान संशोधन हुआ था और 78 में, 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और उसके द्वारा मौलिक अधिकार कितने हो गए थे? 6। 7वां कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था। और कौन से अनुच्छेद में था वो? 31 में। किस में रख दिया गया? 300A में, कानूनी अधिकार बना के। ठीक है, इससे बाहर क्या ही जाएगा। तुम कुरु खनन बेल्ट किस राज्य में है भाई साहब? किस राज्य में है ये? कर्नाटक में है। सीधी सी बात है, कहां पे है? कर्नाटक में। और क्या निकाला जाता है यहाँ पे? सोना निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सोना। नेक्स्ट देखो, तंजावुर का वृहदेश्वर मंदिर वैसे किस शासक द्वारा, चोल राज ने बनवाया था? चोल वंश के राजा ने बनवाया था, राजा राज चोल प्रथम ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने नृत्य की किस विधा के लिए पद्मश्री पुरस्कार जीता? भाई किसके लिए जीता इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार? छऊ के लिए जीता। और छऊ कहां पे? देखो कथकली, देखो क्षत्रिय तो असम में होता है, छऊ कहां पे होता है? छऊ 3 जगह पे होता है। अब देखो छऊ के बारे में बता देता हूं आपको। पूर्वी भारत में, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया। इसके प्रकार भी 3 है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसमें। सरायकेला और पुरुलिया, 3 नाम है छऊ के, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। ठीक है, ये तो कहां पे होता है भाई? सरायकेला छत्तीसगढ़ में। ये कहां होता है? पश्चिम बंगाल में। और ये होता है उड़ीसा में। जो मेन बात आपको मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि इन दोनों में मुकुटा पहना जाता है कि नहीं पहना जाता? बताओ। इन दोनों में मुकुटा पहनते हैं। और जो मयूरभंज है इसमें मुकुटा नहीं पहनते हैं, यानी कि उड़ीसा में मुकुटा नहीं पहना जाता, नहीं पहना जाता। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्या,
कि जो छऊ नृत्य है वो कहाँ का नृत्य है जहां पे मुकुटा नहीं पहना जाता, वो है उड़ीसा का, जिसको कौन सा नाम से जाना जाता है, मयूरभंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद कर लोगे। चलो नेक्स्ट आ जाओ, आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, छऊ। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे जी। निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अगला देखो क्वेश्चन, फटाफट आ जाओ। कोंगमपट्टू एवं मुरैयान, एक खालिस्तान प्रतिभा, टीचर है दोनों के दोनों, और क्या सिखाते हैं, थाविल सिखाते हैं। ये बहुत कम से कम 300 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुके हैं ये सिखाते सिखाते, है ना। तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2022 में। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से प्रदूषित होता है, आर्सेनिक से होता है। इसका सिंबल क्या होता है, एएस होता है। रेडियम का क्या होता है, आरबी होता है क्या, है ना, आरए। मरकरी का एचजी होता है क्या, और सीसा का पीबी, लेड होता है ना। आर्सेनिक इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 33 है। कितना है, 33 है। तो बिहार और पश्चिम बंगाल, इनके जो भूजल स्तर है वो किससे प्रदूषित हो रहा है ज्यादातर, आर्सेनिक से, है ना। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलो नेक्स्ट देखो, संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक प्रशासक एक ही होती है भाई। कितनी सामान्य मतदाता सूचियां, एक ही होती है। अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए प्रसिद्ध जाफना, जाफना श्रीलंका में है। हाँ, श्रीलंका के किस भाग में, अपनी तरफ ही है, उत्तर भारत की तरफ, भारत की तरफ हो तो किधर होगा, उत्तरी प्रांत में। भाई तमिलनाडु की जो आबादी है ना, वैसी आबादी, जैसे वो तमिल आबादी है ना, तमिल भाषा बोलने वाली, वो जाफना उसमें प्रायद्वीप में भी है, जो श्रीलंका के और भारत के टच में है, वो मतलब भारत की तरफ है, तो उत्तरी प्रांत होगा। कौन उच्च रक्तचाप के लिए उत्तरदायी नहीं है, हाई बीपी। हाई बीपी के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है, अधिक वजन और व्यायाम की कमी, ये तो उत्तरदायी है। धूम्रपान, इससे भी बीपी हाई होती है। तनाव और चिंता, इससे भी बीपी हाई होता है। कम नमक खाने से बीपी हाई होती है क्या, नहीं, बीपी हाई कम नमक खाने से थोड़ी होता है, तो यही कारण है। बीपी यानी कि नमक, आपको पता होना चाहिए, जब बीपी लो हो जाती है तो उसको नमक दिया जाता है ना, यानी कि ज्यादा खाने से होती है, इसका मतलब। पावरी नाच महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का एक आदिवासी नृत्य है, निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। आपको पता होना चाहिए, तटीय इलाका है ना, नीचे की तरफ, गोवा की तरफ, यहाँ पे कोंकण भाषा बोली जाती है, तो कोकना जनजाति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एक कल्याणकारी कार्यक्रम है जिसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है भाई, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। जून 2025 में रामसर साइट घोषित की गई कौन सी दो आर्द्र भूमियां राजस्थान में, अरे अभी तो की गई है, कौन कौन सी, खींचन और मैनार। आपको पता होना चाहिए, खींचन कहां पे है, जोधपुर के फलोदी में, जोधपुर के फलोदी में। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये, कुरजा, कुरजा पक्षी के लिए। मेरा फेवरेट गाना है कुरजा, आप सुनना, सीमा मिश्रा द्वारा गाया हुआ है कुरजा सॉन्ग, है ना, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। सबसे मैं कहूं कि मेरे को सब गानों में से, दुनिया में जितने भी गाने हैं उनमें से कौन सा अच्छा लगता है, तो एक नाम लूंगा, कुरजा। इसके बाद फेवरेट शुरू होते हैं 1 2 3, इसमें कोई गिनती नहीं, कुरजा सबसे बेस्ट है। और जोधपुर, खींचन, मैनार कहां पड़ती है, उदयपुर में, मैनार कहां पड़ती है, उदयपुर में। तो ये दो रामसर साइट है जो घोषित की गई है ना। पहला औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था भाई, पहला जो औद्योगिक नीति प्रस्ताव था वो 1948 में पारित किया गया था, लेकिन ये जो बन के आया था वो 56 में आया था ना, संशोधित होके 56 में आया था। सातवां साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो एक, हाँ, ग्राम की देखरेख कौन करता था, ग्रामिक करता था। और अमात्य कौन था, अमात्य भाई साहब, अमात्य वो ऑफिसर था जो युद्ध, राजस्व और खाना, इन सब का जो प्रबंध करता था, इन सब की जो जानकारी रखता था, यानी कि राजा का, सम्राट का जो बहुत ही करीबी ऑफिसर होता था, ये अमात्य। ग्रामिक, गांवों की देखभाल। यदि किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में अगर प्रस्तुत करवा रहा है तो 100, और राज्यसभा में अगर करवा रहा है तो 50, ये ध्यान रखना, ठीक है। और न्यायाधीश आपको पता है सुप्रीम कोर्ट 124 है ना, अनुच्छेद के अंतर्गत,
औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अनुसार अनुसूची बी में उद्योग शामिल है। देखो भाई औद्योगिक प्रस्ताव है ना ये, इसके अनुसार 3 अनुसूचियां बनवाई गई थी। कौन कौन सी? कै, बी और गे, 3 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो पहले में तो कौन सी थी? पहले में कितने थे? 17 केंद्र के, है ना, और 12 थे दोनों, और इसमें थे निजी जो बच गए जो सारे, है ना। ठीक है, केंद्र से संबंधित, दोनों से संबंधित, केंद्र और राज्य दोनों से, या दो केंद्र और यानी कि सरकारी और गैर सरकारी, ये मान लो। तो कै जो अनुसूची थी उसमें तो 17 उद्योग शामिल थे, और जो बी अनुसूची थी उसमें कितने थे? 12, और जो बाकी के बच गए वो गे में थे, है ना। तो 3 अनुसूचियां बनवाई गई थी। कब? 1956 में। आई कब थी? 1948 में ये प्रस्ताव। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे भाई साहब? 640 थे। कितने जिले थे? 640 जिले थे, सबको पता है ये तो, है ना। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट या मिशन ने मुख्य रूप से यह सिफारिश की थी कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी भारतीय मंत्रियों को दिया जाए? तो कौन सी था ये? कौन सा मिशन था? तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट थी ये, और इसको ही कहा जाता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम इसको ही कहा जाता है। और जो मॉर्ले मिंटो रिपोर्ट थी ये कब आई थी? 1909 में। कब आई थी? 1909 में। और क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। साइमन कमीशन तो आपको पता ही है, भारत में 1928 में आया था, बन के 27 में तैयार हो गया था। तो ये क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट, देखो निम्नलिखित में से कौन सा आड़ू के रस की प्यूरी में पाया जाने वाला सबसे आम सेकेराइड शर्करा, जो कुल शर्करा का लगभग 55% से 80% होता है? सुक्रोज ही है। कौन है? सुक्रोज। भारत में पुरापाषाण युग के कितने चरण थे? 3 चरण थे भाई साहब। निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण। कितने थे? 3। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र सुधारों का हिस्सा नहीं था? बताओ। निजी बैंक स्थापित करने की अनुमति, आरबीआई की मंजूरी के बिना कई शाखाएं स्थापित करना, विदेशी बैंकों में निवेश की सीमा 74% करना, और बैंकों पर नियंत्रण पाने के लिए आरबीआई की भूमिका बढ़ाई गई। तो एक ही था यही। कौन सा था? डी ऑप्शन। चलो एक क्वेश्चन जो लास्ट बचा है आपका जीके का, मातृ पक्ष की ओर से मुगल के वंशज थे भाई, चंगेज कहां थे? यानी कि माता तो कौन थी मुगलों की? माता चंगेज, और पिता पितृपक्ष की तैमूर। पितृपक्ष की तरफ से तैमूर के वंशज थे और मातृपक्ष की तरफ से चंगेज खां के वंशज थे। तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है।